सो हे ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे के सारे बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उन सभी ने कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि अगर हमें ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना है उसके लिए हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो अब आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ 10% है, बाकी जो 90% चीज़ है वो है आपका माइंडसेट। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस गेन करते हो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाती है कि अगर हमें प्रॉफिट करना है कहीं ना कहीं हमें साइकोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। साइकोलॉजी यानी कि आपका जो माइंडसेट है वो कितना स्ट्रांग है, क्योंकि चाहे आप पूरी दुनिया में से कितनी ही अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो उसके आउटकम सिर्फ और सिर्फ दो ही होने वाले हैं। या तो आपका उस ट्रेड से प्रॉफिट हो सकता है या फिर आपका उस ट्रेड से लॉस हो सकता है। इसके अलावा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी है तो आप कभी लॉस करोगे ही नहीं, और ना ही ऐसा है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ही एवरेज है तो कभी आप प्रॉफिट कर ही नहीं पाओगे। तो इसमें साइकोलॉजी का रोल क्या होता है, आपकी स्ट्रैटेजी के जो भी आउटकम होते हैं उनसे आप किस तरीके से डील करते हो, स्पेशली जब आपको लॉस होता है। क्योंकि जब भी आपको प्रॉफिट होगा तब तो सब कुछ सही रहेगा, लेकिन आपकी असली साइकोलॉजी टेस्ट होती है जब आप कंटिन्यू लॉस फेस करते हो। वही डिसाइड करता है कि आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। और अगर आप उस लॉस को स्ट्रांग साइकोलॉजी के साथ में फेस कर लेते हो तो इसका मतलब आप एक अच्छे ट्रेडर बन चुके हो। अब देखो, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसे तो एक टाइम के बाद ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं कि हमें प्रॉफिटेबल बनने के लिए साइकोलॉजी पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो नया ट्रेडर होता है उसे साइकोलॉजी का कोई भी आइडिया नहीं होता, और सोशल मीडिया पर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की कमी नहीं है जो ऐसे नए लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। वो इस साइकोलॉजी को डायरेक्ट मार्केट की साइकोलॉजी से कंपेयर कर देते हैं। अब मार्केट साइकोलॉजी में वो लोग सिंपल सी चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके बताएंगे कि यहाँ पर सेलर्स की साइकोलॉजी क्या हो सकती है और बायर्स की साइकोलॉजी क्या हो सकती है। ये सब चीज़ें एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है और ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं जितना वो बताते हैं। तो जब भी कोई नया ट्रेडर ऐसी चीज़ें सुनेगा तो उन्हें यही लगेगा कि हाँ, ये पर्सन हमें कोई बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा है। लेकिन सच यही है कि ना तो आप उस चीज़ को लॉन्ग टर्म तक फॉलो करने वाले हो, ना ही उसका साइकोलॉजी से दूर दूर तक कोई लेना देना है। लेकिन साइकोलॉजी का सिंपल सा मतलब यही है कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है किसी स्ट्रैटेजी के आउटकम के साथ डील करने के लिए, स्पेशली जब आप लॉस करते हो। अब जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है वो तो ये चीज़ समझता है कि हमें लॉस से किस तरीके से डील करना है, लेकिन जो भी मार्केट में नया ट्रेडर है उसके लिए लॉस का सिंपल सा यही मतलब है कि मेरी स्ट्रैटेजी बेकार है। इसलिए वो अपने माइंडसेट पर नहीं, सीधा स्ट्रैटेजी पर काम करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा करते करते वो अपना बहुत सारा टाइम मार्केट में सिर्फ अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजीज ढूंढने में ही स्पेंड कर देता है। और इसमें ऐसी भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी का एक पार्ट होता है जिसमें आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप बहुत सारी चीज़ें टेस्ट कर चुके हो फिर भी आप प्रॉफिट कमा नहीं पाते। तब आपको एक टाइम के बाद ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि आपकी स्ट्रैटेजी का कुछ खास रोल है ही नहीं, सारा खेल आपकी साइकोलॉजी का है। और जब आप ये चीज़ समझ जाते हो, अगर उस पॉइंट से आप साइकोलॉजी को मास्टर कर लेते हो, तब आपको फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के मेन टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। वैसे तो इस टॉपिक पर आज तक बहुत सारी वीडियोस बनी है और लोग पता नहीं साइकोलॉजी के नाम पर लोगों को क्या क्या बताते रहते हैं, लेकिन इसका आंसर बहुत ही सिंपल है जो कि मैं एक लाइन में ख़त्म कर सकता हूँ, जो है कंसिस्टेंट एक्शंस विद कैलकुलेटेड रिस्क। और ये लाइन इतनी पावरफुल है, इसके अलावा अगर आपको कोई कुछ भी बताता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। क्योंकि कंसिस्टेंसी इतनी पावरफुल चीज़ है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप सिर्फ कंसिस्टेंट एक्शंस लेते हो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए बिना, तो आपकी 90% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। और कंसिस्टेंसी की सबसे ख़ास बात ही यही है कि जिस फील्ड में भी आपको सक्सेसफुल होना है उसके लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने की ज़रूरत है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, और ना ही आपको उस फील्ड की बहुत एडवांस नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आप एक बहुत ही एवरेज पर्सन भी हो तो बेसिक नॉलेज के साथ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए बिना आप सिर्फ कंसिस्टेंसी को फॉलो कर लेते हो
तब भी आप उस फील्ड के 80 से 90% लोगों को बीट कर दोगे, चाहे वो लोग कितने ही टैलेंटेड, इंटेलिजेंट और एडवांस नॉलेज के साथ आए हों। और वहीं कंसिस्टेंसी में इतनी भी पावर है कि अगर स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग कंसिस्टेंट नहीं है तो जो भी एवरेज लोग हैं वो कंसिस्टेंसी को फॉलो कर कर इन लोगों से कहीं आगे निकल जाएंगे। और ये चीज़ें आपने लाइफ में भी बहुत बार देखी होंगी कि जब कोई एवरेज पर्सन सक्सेसफुल होता है तो लोग सोचते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्या कर लिया जो इसे इतनी सक्सेस मिल गई। तो मेरी इन सब बातों का मतलब आपके अंदर मोटिवेशन लाना नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ एक इमोशन होता है जो कि आज नहीं तो कल कोलैप्स हो ही जाएगा। और ट्रेडिंग में इमोशंस की क्या वैल्यू होती है ये सब आप अच्छे से जानते हो। अगर आप मोटिवेशन के साथ ट्रेड करने जाओगे, मान लो आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट में चला भी गया, लेकिन जब आपको लॉस होगा तो आपका सारा मोटिवेशन पानी में मिल जाएगा, क्योंकि जो मोटिवेशन है वो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, और एक्साइटमेंट आपको अच्छे से पता है ज़्यादा देर टिकती नहीं है। लेकिन जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो आपके अंदर मेरे कुछ भी बोलने से नहीं आने वाली। कंसिस्टेंसी आपके अंदर तभी बिल्ड होगी जब उसके लिए आप डेली एक्शंस लोगे। तो अब आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा, जब ये कंसिस्टेंसी इतनी ही अच्छी और सिंपल चीज़ है तो हर कोई इसे फॉलो करके प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन जाता? तो उसका आंसर ये है कि कंसिस्टेंसी सिंपल दिखती है लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपने अंदर कंसिस्टेंसी बिल्ड करने का प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए टाइम देना होता है। अगर एक लाइन में बताऊं तो आपको इस पेन को बहुत ही लंबे टाइम तक झेलना होता है, और मैक्सिमम लोग इस पेन को झेल ही नहीं पाते हैं। या तो वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे या फिर कोई और बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए उस पेन को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। यही रीज़न है कि मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग में किसी एक स्ट्रैटेजी पर कंसिस्टेंट एक्शन नहीं ले पाते, और एक टाइम के बाद जब पेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो उसे क्विट कर देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि कंसिस्टेंसी आपके अंदर मेरे बोलने से नहीं आ जाएगी, वो तभी आएगी जब आप लंबे टाइम तक पेन को एक्सेप्ट करोगे और पेन के साथ भी आप कंसिस्टेंट एक्शन लोगे। तो अब हम चलते हैं अपनी आज के वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी को कैसे बिल्ड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि किसी पर्सन को एक आर्चर बनने का बहुत शौक है। आर्चर मतलब कि तीर अंदाजी। मान लो कि वो पर्सन पॉइंट ए पर खड़ा है और उसे इस टारगेट पर निशाना लगाना है। इससे पहले आज तक उसने कभी तीर अंदाजी की ही नहीं। मान लो कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अपना पहला तीर चलाता है। तो पहला तीर चलाने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? या तो वो तीर इस टारगेट को हिट कर देगा या फिर वो इसे मिस करके कहीं और गिरेगा। इसके अलावा कोई और प्रोबेबिलिटी तो नहीं होगी ना। तो अगर आपका वो तीर पहली बार में टारगेट पर लग जाता है तो आप क्या कहोगे कि आप एक बहुत ही अच्छे आर्चर बन गए हो। ऑब्वियसली वो आपका लक है। और जब आप उस टारगेट पर 15 से 20 बार निशाना लगाओगे तब आपको ऑटोमेटिकली रियलिटी चेक मिल जाएगा कि आप कितने बड़े तीर अंदाज हो। उसके बाद एक सीरियस पर्सन को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली उसे और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 15 से 20 बार निशाना लगाने के बाद वो ये तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत ही अच्छा तीर अंदाज हूँ या फिर मुझसे ये होगा ही नहीं। ऑब्वियसली उसे प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई नॉन सीरियस पर्सन होगा वो ऐसे केस में क्या करेगा, जिसे कि अपना गोल ही क्लियर नहीं है? हो सकता है कि वो तीर अंदाजी छोड़कर क्रिकेट की तरफ जाने की कोशिश करे। और ऐसी ही कोई डिफ़िकल्टी अगर वो क्रिकेट में फेस करता है तो हो सकता है वो कहेगा कि चलो मैं एक फुटबॉल प्लेयर बनूंगा। तो ऐसे नॉन सीरियस लोग इसी लूप में फंसे रहते हैं। उन्हें यही अच्छे से क्लियर नहीं होता कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। चलो फिर भी मान लेते हैं कि उस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की, लेकिन एट द एंड उसे इतनी अकल आ जाती है कि मुझे किसी एक ही चीज़ को करना पड़ेगा तभी मैं उसका अच्छा प्लेयर बन सकता हूँ। तो 15 से 20 बार टारगेट पर निशाना लगाने के बजाय अब वो 100 बार निशाना लगाता है। और 100 बार निशाना लगाने के बाद उसे कुछ तो एक्सपीरियंस आ ही जाएगा कि अगर मुझे निशाना लगाना है तो किस एंगल के साथ, किस स्पीड पर मुझे तीर फेंकने की ज़रूरत है, या फिर मुझे अपना पोस्चर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें इम्प्रूव करता हुआ जब वो 1000 बार अपने टारगेट पर निशाना लगाएगा तो आप मुझे बताओ, क्या उसके अंदर बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा? या फिर जब उसने पहली बार निशाना लगाया था
तो 1000 निशाने लगाने के बाद जब वो 1001वां निशाना लगाएगा तो क्या उसके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा? ये तो नेचर के ही अगेंस्ट होगा कि अगर आप 1000 बार भी कोई चीज़ ट्राई करते हो उसके बाद भी आपके अंदर 10% भी इम्प्रूवमेंट ना आए। ऐसे ही पूरी दुनिया एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट नहीं करती। एक्सपीरियंस से पर्सन में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं, चाहे वो कितना ही एवरेज पर्सन हो। तो आपका यही एक्सपीरियंस ट्रेडिंग में भी काम करता है अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ स्मॉल एक्शंस लेते हो। सो अब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के थ्रू समझाता हूँ कि आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी को कैसे बिल्ड कर सकते हो। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था, आप चाहें दुनिया की कितनी ही अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, उसके आउटकम्स दो ही रहने वाले हैं। या तो आपको उस ट्रेड से प्रॉफिट हो सकता है या फिर आपको उससे लॉस हो सकता है। और मुझे अच्छे से पता है जब आपको उस ट्रेड से प्रॉफिट होगा तब तो आपकी कंसिस्टेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही आपके अंदर कोई डाउट आएगा, आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही चलती रहेगी। लेकिन जहां आपका ट्रेड में लॉस हुआ वहां पर आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और इवन डाउट भी होगा, क्या मेरी स्ट्रैटेजी सही है या फिर क्या मैं अच्छा ट्रेडर बन भी सकता हूं या फिर नहीं। उस चीज़ के साथ डील करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आपके लॉस हो किस किस रीज़न से सकते हैं। हो सकता है आपने फोमो या फिर पेशेंस ना रख पाने के कारण एक गलत सेटअप पर ट्रेड ले लिया हो, या फिर आपका सेटअप भी सही था, आपकी एंट्री भी सही थी, सब कुछ सही होने के बाद भी आपको लॉस हो जाता है। वो एक सिस्टमेटिकल लॉस होता है। उसके लिए तो आपके अंदर कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है आपका एनालिसिस सही था, सेटअप सही था, सब कुछ सही होने के बाद आपकी एंट्री गलत हो जाती है, उस रीज़न से भी आपको लॉस हो सकता है। इसके अलावा और कोई रीज़न तो नहीं हो सकता ना कि आपको लॉस हो जाए। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपका लॉस लिमिट में है जितना कि आपने स्टॉप लॉस में डिसाइड किया था, और अगर वो इन 3 रीज़न में से किसी भी कारण हिट हो जाता है, तब भी आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस चीज़ पर कंट्रोल रखना है कि आपका लॉस ओवर ट्रेडिंग या फिर ओवर साइजिंग के कारण ना हो। क्योंकि अगर आपने लॉस लिमिट में रखा है तो इन सब सिनेरियोस के बाद भी आप प्रॉफिट कमा लोगे। लेकिन अगर आपने ओवर ट्रेडिंग या फिर ओवर साइजिंग के कारण लॉस किया, उस केस में आपका लॉस बहुत बड़ा होता है और आपका पूरा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा। जब आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप कंसिस्टेंसी फॉलो कैसे करोगे? और यही रीज़न होता है कि लोग ऐसी बेवकूफ़ी की चलते एक बड़ा लॉस कर लेते हैं और उनके पास कैपिटल ही नहीं होता कि वो इस कंसिस्टेंसी को फॉलो कर पाएँ। तो मेरे कहने का मतलब आपको सिर्फ इतना करना है, आपका फोकस सिर्फ इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपका लॉस लिमिट में रहे। और ट्रेडिंग में गलत सेटअप्स पर ट्रेड ले लेना ये बिल्कुल एक आम बात है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी गलतियां आपसे होती हैं वो एक जर्नल में आपको नोट डाउन करते जाना है। मैं नहीं कहता कि उस ट्रेड से ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आप सिर्फ उसे लिख लो। लिखने से क्या होगा, जब आपके पास एक डेटा कलेक्ट हो जाएगा एटलीस्ट 50 या 100 ट्रेड का, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है। फिलहाल अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक पर कि आपको इन लॉसेस के साथ कैसे डील करना है। देखो, अगर कोई सेटअप गलत भी है वो भी आपको हमेशा लॉस नहीं दे सकता, और जो सही सेटअप भी है ना तो वो आपको हमेशा प्रॉफिट दे सकता है। तो गलत सेटअप भी आपको एटलीस्ट 10 में से 2 बार तो प्रॉफिट दे ही सकता है। सही सेटअप की अगर हम मान के चलें तो हो सकता है आपको 10 में से 5 बार वो प्रॉफिट दे दे। तो जब कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए आप पहले 10 ट्रेड लेते हो, तो अब आप खुद सोचो, क्या आपके 10 के 10 ट्रेड गलत सेटअप पर हो सकते हैं, और ना ही आपके 10 के 10 ट्रेड सही सेटअप पर होंगे, और ना ही आप 10 के 10 सेटअप में गलत ट्रेड गलत जगह पर एंट्री करने वाले हो। इन सब के बाद भी अगर मैं मान के चलूँ आपका विन रेट सिर्फ 20% का है, लेकिन आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो, तो इतना ख़राब विन रेट होने के बाद भी एटलीस्ट आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है। जो चीज़ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि कंसिस्टेंसी का मतलब आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए बिना छोटे छोटे एक्शंस लेते रहते हो। तो जब आप ये चीज़ करोगे एटलीस्ट आपको 10 में से 2 ट्रेड में तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। अगर आपने हर जगह लॉस को सिस्टमेटिकली लिया होगा तो आपको ये विन रेट भी भला ही प्रॉफिटेबल ना बना पाए, एटलीस्ट आपको मार्केट में सरवाइव करने देगा। और 20 से 25 ट्रेड लेने के बाद अगर आपने हर ट्रेड को ऑनेस्टली जर्नल किया होगा तो आपको ऐसे कुछ पॉइंट मिल ही जाएंगे जो कि आप इजीली अवॉइड कर सकते थे,
लेकिन फिर भी आपने वहाँ पर ट्रेड लिया, तो भले ही आपको फर्स्ट ट्रेड लेने के बाद कुछ पता ना चल रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रेड लेते जाओगे तो उस जर्नल के थ्रू आपके अंदर इम्प्रूवमेंट 100% आने ही वाला है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको एक ही स्ट्रैटेजी पर टिक कर काम करना पड़ेगा। अगर आप 10 ट्रेड के बाद ही रिजल्ट ना मिलने के कारण अपनी स्ट्रैटेजी ही चेंज कर लोगे, तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप कंसिस्टेंसी के रिजल्ट देख पाओ। ऐसे ही ट्रेड लेते हुए आप हर ट्रेड को ऑनेस्टली जर्नल करते रहते हो, तो एक टाइम के बाद जब आप सेम सेटअप पर 100 या फिर इससे भी ज़्यादा ट्रेड ले लोगे, तो आपके पास इतना डेटा कलेक्ट हो जाएगा, आपको ईजिली ऐसे पॉइंट स्पॉट हो जाएंगे जहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, या फिर जिन ट्रेड में आपने सबसे ज़्यादा लॉस किया है उसमें क्या चीज़ आपको कॉमन दिखी है, और आपको लग रहा होगा कि जर्नल मेंटेन करना और उससे इम्प्रूवमेंट करना बहुत ही एडवांस चीज़ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप कंसिस्टेंटली एक सेटअप पर ट्रेड लेते रहोगे, इस चीज़ का तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि आपकी कहाँ पर सही एंट्री हो सकती है, या फिर किन केसेस में आपको ज़्यादातर लॉस ही देखने को मिलता है। ऐसे केस में आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। और मान लो आपने 100 ट्रेड्स में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया, और एकदम वर्स्ट के सिनेरियो के बाद भी आपका विन रेट एटलीस्ट 20% तो रहेगा ही। मान लो कि आप एक ट्रेड पर 500 रुपये का रिस्क ले रहे थे और उसके बदले में आप प्रॉफिट 1500 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो 100 में से आपका 20 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, बाकी के 80 ट्रेड में आपका लॉस हुआ। तो 20 ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद 1500 रुपये के हिसाब से आपका प्रॉफिट हुआ लगभग 30,000 रुपये, और 80 ट्रेड में 500 रुपये के लॉस के हिसाब से आपका लॉस हुआ 40,000 रुपये। ओवरऑल आपका लॉस हुआ 10,000 रुपये। अगर आप ब्रोकरेज वगैरह भी मिला लो, तब भी आपका लॉस 15,000 से ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं होने वाला कि आप ये 100 ट्रेड एक ही महीने में पूरा कर लो। अगर आप ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करते हो, तब तो 100 ट्रेड पूरा करने के लिए आपको एटलीस्ट 5 से 6 महीने तो लग ही जाएंगे। और 5 से 6 महीने के बाद अगर आपका लॉस 10-15 हज़ार रुपये है, तब तो वो लॉस कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो। ऐसे केस में आपका विन रेट भी बढ़ जाता है। तो जितना रिस्क रिवॉर्ड छोटा होगा, आपका विन रेट उतना ही बड़ा हो सकता है। मान लो कि 20 की जगह आपका 1:2 में विन रेट 30% के आसपास होगा। तो ऐसे केस में आपने 500 रुपये का प्रॉफिट 500 रुपये का लॉस लिया और 1000 रुपये का प्रॉफिट। तो 100 में से 30 ट्रेड आपके सही गए। 30 ट्रेड सही होने का मतलब आपका प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपये, और 500 रुपये के लॉस के हिसाब से आपका 70 ट्रेड में लॉस हुआ, उसमें आपका लॉस होगा 35,000 रुपये। ओवरऑल आपका टोटल लॉस हुआ 5 से 6,000 रुपये। मैं यूजुअली 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैंने उसका एग्जाम्पल लिया था। अगर आप 1:2 फॉलो करते हो, तब भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में बड़े लॉस करने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही होता है। अगर आप इससे बच जाते हो, तो सिस्टमेटिकली आप चाहे किस भी रीज़न से लॉस कर लो, आप अपना कैपिटल वाइप आउट कर ही नहीं पाओगे। एग्जाम्पल के लिए जो बातें भी मैंने अब तक वीडियो में डिस्कस की, उसे हम नवंबर मंथ में रैंडम ट्रेडिंग के थ्रू एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जहां पर आपको 920 के कैंडल के ब्रेक होने पर एक ट्रेड लेना है। अगर अगर 920 कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आपको कॉल साइड का ट्रेड लेना है, और अगर लो ब्रेक होता है तो आपको पुट बाय करना है। वहाँ पर इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का रहेगा। जैसे कि आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर चलते हो और 30 रुपये का प्रॉफिट लेकर चलते हो, ऑब्वियसली प्रीमियम में। ये नवंबर मंथ 3 नवंबर को शुरू हुआ था, और पहले दिन ही अगर हम 920 की कैंडल देखें तो वो ब्रेक हुई नहीं। अगर उसकी अगली कैंडल देखें तो 930 पर उसका लो ब्रेक होता है। अगर यहाँ पर हम एक ट्रेड लेते तो आपका 10 रुपये का स्टॉप लॉस हिट होता, जिसे कि हम कैलकुलेटर में लिख लेते हैं। और नेक्स्ट डे जो 920 की कैंडल है उसका लो ब्रेक होता है, और यहाँ पर हमें 30 रुपये का ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ होगा, तो उसे भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ऐसे ही करते करते हम पूरे मंथ का एनालिसिस करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कि कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर किस तरीके से बचाती है। इस केस में जब भी सुबह सुबह ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है, तो ऐसी कैंडल में बहुत ही अच्छा स्पाइक आता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ होगा। अगेन यहाँ पर भी हमें 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा।
तो आप देख सकते हो कि हमें कंटिन्यूसली 6 दिन से लॉस हो रहे हैं। इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हो कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा पेनफुल होती है, तभी ज़्यादातर लोग इसे लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हमारा मंथ ख़त्म हो जाता है, तो इन ट्रेड्स के बाद अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या रहता है। ओवरऑल हमें यहाँ पर 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिख रहा है। तो मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे ही रैंडम ट्रेडिंग करके अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्ड करो। ऑब्वियसली आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है ताकि आप थोड़े सेंसिबल ट्रेड ले सको। तो भले ही कंसिस्टेंसी को फॉलो करके यहाँ पर हमने 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट कर लिया हो, लेकिन इस चीज़ को फॉलो करना उतना आसान नहीं होता, इवन मेरे लिए भी, क्योंकि इस लगातार लॉस के पेन को झेलना उतना आसान नहीं है। जब एक नया ट्रेडर इतने लॉस झेलेगा तो 100% वो अपनी स्ट्रैटेजी क्विट कर देगा और किसी और स्ट्रैटेजी की तरफ भागेगा। लेकिन मैंने अगर इन सभी ट्रेड को ऑनेस्टली जर्नल किया होगा तो 20, 25, 30 ट्रेड के बाद डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ ऐसा फाइंड करने की कोशिश करूँगा जहाँ पर हो सकता है मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाए कि किन केसेस में मैं इस ट्रेड को अवॉइड करके इस अपने स्टॉप लॉस बचा सकता था, या फिर किसी किसी केस में मैं अपने ट्रेड को लंबा होल्ड करके बड़े प्रॉफिट के लिए भी जा सकता था। तो ये सब चीज़ें आपको जर्नल मेंटेन करने पर बहुत ही आसानी से दिख जाती हैं, उसमें ऐसा कुछ बहुत एडवांस नहीं है। ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड लेते हुए जब आप मार्केट में सरवाइव करना सीख जाते हो तो आपका एक स्ट्रैटेजी पर मेंटेन किया हुआ जर्नल आपको इतना एक्सपीरियंस दे देता है, आप ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगते हो। मेरे कहने का मतलब है, जब भी आप किसी स्ट्रैटेजी को पकड़ते हो तो आपका पहला फोकस होना चाहिए कि मैं कैसे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। किसी स्ट्रैटेजी से पैसा कमाना तो बिल्कुल लास्ट की बात होती है। तो जब भी आप किसी एक स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हुए मार्केट में सरवाइव करने का ट्राई करते हो और आप उस सिंगल स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हुए मार्केट में 200 से 300 ट्रेड ले लेते हो, तो आपको उस सेटअप की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, आप इतनी गलतियां कर चुके होते हो, आपको एंट्री भी अच्छे से क्लियर हो जाती है, जिस कारण आपका फोकस इम्प्रूव हो जाएगा। स्टार्टिंग में जहां आपको अपना सेटअप आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत मुश्किल होती थी, अब आपके अंदर इतनी क्लैरिटी होगी, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली मार्केट से आपकी आंखें उस सेटअप को उस मार्केट से आइडेंटिफाई कर ही लेंगी। और इतनी प्रैक्टिस के बाद जब आप अगले 10 ट्रेड लोगे तो जो आपने बिगिनिंग में 10 ट्रेड लिए थे उससे तो ये 10 ट्रेड कहीं ज़्यादा अच्छे होंगे। इतनी प्रैक्टिस के बाद अगर आपके अंदर सिर्फ 40 से 50% की एक्यूरेसी आ जाती है तो आप प्रॉफिट भी कमाने लग जाओगे। और एक्सपीरियंस के थ्रू इतनी एक्यूरेसी लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं कि वो पहले ट्रेड से ही प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं, जिस कारण वो कंसिस्टेंसी पर कभी फोकस करते ही नहीं है। आई होप अगर आप इन चीज़ों में फंसे हुए थे तो एटलीस्ट आप इस वीडियो के थ्रू उन चीज़ों से ऊपर उठ चुके होंगे। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।